टावर्स की 30 मंजिला इमारत उस तूफानी रात में एक काले दानव की तरह आसमान का सीना चीर रही थी। ये प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसलिए वहां घुप अंधेरा था जिसे सिर्फ कड़कती हुई बिजली की चमक ही काट रही थी। नीचे अरब सागर की उफनती लहरें चट्टानों से टकराकर भयानक शोर मचा रही थीं, मानो आज समंदर भी किसी की मौत की गवाही देने आया हो। कबीर और जोया अपनी गाड़ियों से उतरे। बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी, जो उनके चेहरों पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। जोया, तुम नीचे के सारे एग्जिट पॉइंट्स कवर करो। लिफ्ट शाफ्ट और सीढ़ियों पर नजर रखो, कबीर ने अपनी गन की ग्रिप कसते हुए आदेश दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। मैं ऊपर जा रहा हूं। सर, अकेले जाना आत्महत्या जैसा है। बैकअप बस 10 मिनट में पहुंच रहा है, जोया ने चेतावनी दी। उसका चेहरा बारिश में भीगा हुआ था। 10 मिनट में राजेश मल्होत्रा इतिहास बन जाएगा, कबीर ने कहा और लोहे के बैरिकेड को कूदकर पार कर गया। लिफ्ट बंद थी। कबीर को सीढ़ियों से ही ऊपर जाना था। 30 मंजिलें। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उसका दम फूल रहा था, फेफड़े जल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, डॉक्टर। अरमान की पथराई हुई आंखें। वो एक और मौत अपनी अंतरात्मा पर नहीं ले सकता था। 15वीं मंजिल, 20वीं मंजिल, 25वीं मंजिल। कबीर के पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति लोहे की थी। आखिरकार वो हांफता हुआ आखिरी सीढ़ी चढ़कर छत टेरेस पर पहुंचा। हवा यहां इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। छत बिल्कुल खाली थी, सिवाय कंक्रीट के पिलर्स और लोहे की सरियों के जाल के। राजेश! कबीर चिल्लाया। उसकी आवाज तूफानी हवा में बिखर गई। तभी छत के बिल्कुल किनारे पर, जहां दीवार नहीं थी, अचानक एक तेज फ्लडलाइट जली। उस रोशनी ने कबीर की आंखों को चकाचौंध कर दिया। रोशनी के घेरे में एक कुर्सी रखी थी। उस पर शहर का मशहूर बिल्डर राजेश मल्होत्रा बंधा हुआ था। उसका मुंह टेप से बंद था और वो बुरी तरह छटपटा रहा था। उसकी आंखों में मौत का नंगा नाच दिख रहा था। कुर्सी बिल्कुल किनारे पर टिकी थी। आधा इंच भी हिली तो राजेश सीधा 30 मंजिल नीचे खाई में गिरेगा। राजेश के सीने पर एक डिजिटल टाइमर लगा हुआ था, जो उल्टी गिनती गिन रहा था। लाल अंक अंधेरे में चमक रहे थे। 59 सेकेंड, 58 सेकेंड, और टाइमर के ठीक ऊपर वही डरावनी चीज टंगी थी, कातिल का हस्ताक्षर, एक पुरानी घड़ी जो 11:11 पर रुकी थी। एक और कदम बढ़ाया तो ये नीचे जाएगा कबीर। अंधेरे में से एक भारी आवाज आई। ये आवाज किसी स्पीकर से नहीं, बल्कि कबीर के दाईं ओर एक पिलर के पीछे से आई थी। कबीर ने बिजली की फुर्ती से अपनी गन उस दिशा में तान दी। बाहर आओ, खेल खत्म हो चुका है। पिलर के पीछे से एक आकृति बाहर आई। वो काले कपड़ों में था, चेहरा एक हुडी और मास्क से ढका हुआ। कद काठी कबीर जैसी ही थी, मजबूत और फुर्तीली। उसके हाथ में एक रिमोट था। खेल तो अब शुरू हुआ है, एसीपी साहब, कातिल ने कहा। समीर वर्धा? कबीर ने उस साये का नाम लिया। मैं जानता हूं तुम समीर हो। 1998 का बदला ले रहे हो ना? लेकिन इसमें रिया का क्या कसूर था? मेरी पत्नी को क्यों मारा तुमने? कबीर चिल्लाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। गुस्सा और दर्द उसकी नसों में दौड़ रहा था। कातिल हंसा। रिया, बेचारी रिया, वो तो बस कोलैटरल डैमेज थी। मुझे तुम तक पहुंचना था कबीर। तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीननी पड़ी। कबीर के सब्र का बांध टूट गया। बैंग! उसने फायर किया। गोली कातिल के कंधे को छूती हुई निकल गई। कातिल लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने तुरंत रिमोट का बटन दबा दिया। राजेश मल्होत्रा की कुर्सी के नीचे लगा हाइड्रोलिक जैक खुला और कुर्सी आगे की तरफ झुक गई। राजेश अब हवा में झूल रहा था, सिर्फ एक पतली रस्सी के सहारे। बचा लो उसे, अगर बचा सकते हो, कातिल ने कहा, और छत के दूसरी तरफ अंधेरे में दौड़ा। कबीर के पास 2 रास्ते थे, कातिल का पीछा करना या राजेश को बचाना। उसने एक पल के लिए कातिल को भागते हुए देखा और फिर राजेश की तरफ दौड़ा। राजेश हवा में लटका हुआ था। रस्सी एक लोहे की सरी से रगड़ खाकर टूट रही थी। कबीर ने छलांग लगाई और राजेश का हाथ पकड़ लिया, ठीक उसी वक्त जब रस्सी टूटी। आहा! कबीर के कंधे पर भयानक झटका लगा। राजेश का पूरा वजन उसके एक हाथ पर था। नीचे 30 मंजिल गहरी खाई और तूफानी समंदर मुंह खोले इंतजार कर रहा था। मुझे मत छोड़ना, प्लीज मुझे मत छोड़ना। राजेश रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। चुप रहो, हिलो मत। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजेश को ऊपर खींचा। उसकी नसों में खून खौल रहा था। इंच दर इंच उसने राजेश को कंक्रीट की छत पर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह हांफते हुए।
कबीर तुरंत खड़ा हुआ और उस दिशा में भागा जिधर कातिल गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। छत के कोने पर एक जिपलाइन तार लगी थी जो पास की एक और इमारत तक जा रही थी। कातिल वहां से फरार हो चुका था। कबीर ने गुस्से में हवा में लात मारी। तभी राजेश मल्होत्रा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था, कुछ बुदबुदाया। वो समीर नहीं है। कबीर झटके से मुड़ा और राजेश का कॉलर पकड़कर उसे उठाया। क्या कहा तुमने? अगर वो समीर नहीं है तो कौन है? राजेश की आंखों में मौत का खौफ था। समीर तो 1998 में ही मर गया था। हमने उसे मार दिया था। कबीर सन्न रह गया। क्या? तुम लोगों ने उसे मारा था? हाँ, राजेश रोने लगा। वो एक एक्सीडेंट था। रैगिंग के दौरान वो छत से गिर गया था। हमने डर के मारे उसकी लाश को। लाश का क्या किया? कबीर ने दहाड़कर पूछा। हमने उसे कॉलेज की नई बन रही लाइब्रेरी की नींव फाउंडेशन में दफना दिया था, कंक्रीट के नीचे। वो आज भी वहीं है। कबीर का दिमाग चकरा गया। अगर समीर 25 साल से कॉलेज की नींव में दफन है, तो ये कातिल कौन है? कौन है जो समीर बनकर बदला ले रहा है? तभी जोया का वॉकी टॉकी पर मैसेज आया। सर, मैंने नीचे एक संदिग्ध को भागते हुए देखा था। मैंने उसे गोली मारी है। वो घायल है, लेकिन भाग गया। पर सर, यहां कुछ गिरा है। क्या गिरा है? एक पुराना लॉकेट। और सर, उसके अंदर एक फोटो है। किसकी फोटो? एक छोटे बच्चे की। और उस फोटो के पीछे लिखा है, मेरा बेटा। कबीर ने राजेश को छोड़ दिया। पहेली अब और उलझ गई थी। समीर वर्धा मर चुका है। कातिल कोई और है, और उस कातिल का समीर से कोई गहरा रिश्ता है। कबीर, राजेश ने कांपते हुए कहा, एक बात और। जब वो मुझे बांध रहा था, उसके मास्क के नीचे से मैंने उसका चेहरा देखा था। थोड़ा सा। कैसा दिखता था वो? राजेश ने जो कहा, उसने कबीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल तुम्हारी तरह था, कबीर। भूरी आंखें। और उसके गले पर एक टैटू था। एक मकड़ी, स्पाइडर का टैटू। कबीर का हाथ अपनी गर्दन पर गया। कबीर की गर्दन पर कोई टैटू नहीं था, लेकिन मकड़ी का टैटू कबीर के बिछड़े हुए छोटे भाई की गर्दन पर था, जो बचपन में मेले में खो गया था। क्या ये मुमकिन है? सुबह के 4 बज रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर का इंटेरोगेशन रूम सिगरेट के धुएं और कॉफी की कड़वी महक से भरा था। कमरे के बीच में रखी लोहे की कुर्सी पर राजेश मल्होत्रा बैठा था। वो अब शहर का बड़ा बिल्डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक डरा हुआ, कांपता हुआ अपराधी लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ लगातार कांप रहे थे। एसीपी कबीर शेखावत शीशे के उस पार खड़ा उसे देख रहा था। कबीर के हाथ में वो लॉकेट था जो छत पर मिला था। लॉकेट के अंदर बचपन की फोटो थी और पीछे लिखा था, मेरा बेटा। कबीर, क्या तुम ठीक हो? कमिश्नर प्रधान ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। राजेश ने जो कहा, उस टैटू के बारे में, क्या वो सच हो सकता है? कबीर ने लॉकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा, इतना जोर से कि धातु उसकी हथेली में चुभने लगी। मेरा भाई आर्यन 20 साल पहले कुंभ के मेले में खो गया था। उसकी गर्दन पर एक मकड़ी का टैटू था। लेकिन वो जिंदा है या मर गया, मुझे नहीं पता। और अगर वो जिंदा है, तो वो समीर वर्धा का बदला क्यों ले रहा है? इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? कबीर ने एक गहरी सांस ली, अपने जज्बातों को चेहरे से हटाया और इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खोला। राजेश ने कबीर को देखते ही हाथ जोड़ लिए। कबीर, मुझे माफ कर दो। हमने जो किया वो गलती थी। हम डर गए थे। हम बच्चे थे उस वक्त। कबीर ने लोहे की कुर्सी खींची और राजेश के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति। मुझे उस रात का एक एक सच चाहिए राजेश। 1998 की वो रात। समीर वर्धा के साथ क्या हुआ था? राजेश ने मेज पर रखे पानी के गिलास से एक घूंट भरा और बोलना शुरू किया। वो 11 नवंबर की रात थी। हम चारों, मैं, विक्रम, अरमान और समीर कॉलेज की निर्माणाधीन लाइब्रेरी की छत पर पार्टी कर रहे थे। हम नशे में थे। विक्रम और समीर के बीच बहस शुरू हो गई। विक्रम अमीर बाप का बेटा था, उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी। समीर ने उसे क्लास में किसी बात पर टोक दिया था। राजेश रुका, उसकी आंखों में उस रात का खौफ तैरने लगा। बहस हाथापाई में बदल गई। विक्रम ने गुस्से में समीर को धक्का दिया। समीर पीछे हटा। वहां कोई रेलिंग नहीं थी। वो सीधा नीचे गीली कंक्रीट के एक बड़े गड्ढे में जा गिरा, जो अगले दिन पिलर बनने वाला था। तुमने उसे बचाया क्यों नहीं?
कबीर ने मेज पर मुक्का मारा। हम नीचे भागे। राजेश रोने लगा। समीर जिंदा था। वो कंक्रीट में धंस रहा था। वो चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, प्लीज। लेकिन विक्रम ने हमें रोक दिया। उसने कहा, अगर ये बच गया तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, पुलिस केस होगा। कबीर को घिन आ रही थी। तो तुम लोगों ने उसे मरने दिया? सिर्फ मरने नहीं दिया, राजेश ने सिसकते हुए कहा। विक्रम ने पास पड़े सीमेंट के बोरे उसके ऊपर डाल दिए। अरमान और हमने भी उसका साथ दिया। हमने समीर को उस पिलर की नींव में जिंदा दफना दिया। उसकी आवाज, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है कबीर। कबीर झटके से खड़ा हो गया। उसे मन कर रहा था कि राजेश का गला घोंट दे। तभी इंटरोगेशन रूम का दरवाजा खुला और जोया अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरा उतरा हुआ था। सर, आपको बाहर आना होगा। अभी। कबीर बाहर निकला। क्या हुआ जोया? सर, सीव्यू टावर्स की छत पर हमें खून के जो धब्बे मिले थे, उस नकाबपोश कातिल के उनका डीएनए टेस्ट आ गया है। तो मैच हुआ किसी क्रिमिनल से? जोया ने एक पल के लिए कबीर की आंखों में देखा। सर, वो डीएनए डेटाबेस में किसी क्रिमिनल से मैच नहीं हुआ, लेकिन वो आपसे मैच हुआ है। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गईं। क्या बकवास कर रही हो? सर, ये एक फैमिलियल मैच है। 99.9% संभावना है कि वो कातिल आपका सगा भाई है। कबीर दीवार के सहारे खड़ा रह गया। राजेश सच बोल रहा था। वो आर्यन था। उसका अपना छोटा भाई आर्यन। वो आर्यन जिसे वो 20 साल से ढूंढ रहा था, वो आज एक सीरियल किलर बन चुका था। लेकिन जोया, कबीर ने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर वो आर्यन है तो वो समीर वर्धा के लिए ये सब क्यों कर रहा है? आर्यन और समीर का क्या रिश्ता हो सकता है? सर, मैंने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। जोया ने फाइल खोली। समीर वर्धा कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहता था। वो कॉलेज के पास एक अनाथालय में वॉलंटियर का काम करता था, और उस अनाथालय के रिकॉर्ड्स के मुताबिक। जोया ने एक पन्ना कबीर के सामने रखा। उस अनाथालय में एक 15 साल का लड़का रहता था जिसे समीर ने छोटे भाई की तरह पाला था। उस लड़के का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। उसे सब स्पाइडर बुलाते थे क्योंकि उसकी गर्दन पर टैटू था। कबीर को सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखीं। जब आर्यन मेले में खोया तो वो किसी तरह उस अनाथालय पहुंच गया होगा। समीर ने उसे सहारा दिया होगा। समीर उसके लिए भाई, पिता सब कुछ बन गया होगा। और जब समीर गायब हो गया तो आर्यन अनाथ हो गया दूसरी बार। उसने अपनी पूरी जिंदगी समीर के कातिलों को ढूंढने और बदला लेने की ट्रेनिंग में लगा दी। सर, सब इंस्पेक्टर शिंदे ने दौड़ते हुए आकर खबर दी। लोकेशन ट्रेस हो गई है। कातिल ने अपना फोन ऑन किया है। कहाँ है वो? कबीर ने पूछा। पुराना सेंट जेवियर्स कॉलेज कैंपस, वही जगह जहां पुरानी लाइब्रेरी है, जहां समीर दफन है। कबीर ने अपनी गन लोड की। शिंदे, राजेश को लॉकअप में डालो। जोया, मेरे साथ आओ। किसी और को खबर मत करना। यह मेरे और मेरे भाई के बीच का मामला है। सुबह के 5:30 बजे माइनस पुराना कॉलेज कैंपस। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कोहरा छाया हुआ था। पुरानी लाइब्रेरी की इमारत अब एक खंडहर बन चुकी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थीं। सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों की आवाज भी बम जैसी लग रही थी। कबीर और जोया दबे पांव बेसमेंट की तरफ बढ़े। बेसमेंट के बीचों बीच एक बड़े कंक्रीट पिलर के पास कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। वहां एक आदमी बैठा था। उसने अपना नकाब उतार दिया था। कबीर ने उसे देखा। वही भूरी आंखें, वही तीखी नाक। चेहरा कबीर से अलग था। उम्र का तकाजा था, लेकिन उसमें वही बचपन की मासूमियत की झलक थी जो अब नफरत में बदल चुकी थी। गर्दन पर मकड़ी का टैटू अब भी था। वो आर्यन था। आर्यन के हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। वो उस कंक्रीट पिलर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसमें समीर की लाश थी। वह बुरी तरह रो रहा था और पिलर पर हथौड़े मार रहा था। रुक जाओ आर्यन, कबीर ने अपनी गन नीचे करते हुए कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। आर्यन ने पलकें उठाईं और कबीर को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बस गहरा दर्द था। तुम बहुत देर से आए भैया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। 20 साल पहले मुझे ढूंढने नहीं आए, और आज जब आए हो तो मुझे रोकने के लिए। मुझे नहीं पता था आर्यन। मुझे लगा था तुम। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। हम तुम्हें हर जगह ढूंढते रहे। मर गया? आर्यन हंसा, एक टूटी हुई हंसी। हाँ, वो बच्चा तो उसी दिन मर गया था जब वो मेले में हाथ छोड़कर भीड़ में खो गया था।
जो बचा उसे समीर भैया ने जिंदा रखा। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे जीना सिखाया। और इन अमीर जादों ने, उन्होंने मेरे भगवान को एक कंक्रीट की दीवार में चुनवा दिया। आर्यन ने हथौड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। मुझे उन्हें बाहर निकालना है। मुझे उनका अंतिम संस्कार करना है। और उसके बाद उसने अपनी जैकेट हटाई। उसके सीने पर एक टाइमर बम बंधा हुआ था। लाल बत्तियां जल रही थीं। टाइमर चल रहा था, सिर्फ 5 मिनट। क्या कर रहे हो तुम? जोया चिल्लाई। ये पिलर इतना मजबूत है कि हथौड़े से नहीं टूटेगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसे उड़ा दूंगा। मैं भी समीर भैया के साथ यहीं सो जाऊंगा। नहीं। कबीर आगे बढ़ा। आर्यन, ऐसा मत करो। हमें राजेश मिल गया है। उसे सजा मिलेगी। कानून उसे सजा देगा। कानून? आर्यन की आंखों में आग धधक उठी। 25 साल तक तुम्हारा कानून कहाँ था कबीर? जब समीर भैया इस दीवार के पीछे घुट घुट कर मर रहे थे, तब कानून कहाँ था? आज न्याय मैं करूंगा। उसने रिमोट हाथ में ले लिया। कबीर के पास सिर्फ 5 मिनट थे, अपने भाई को बचाने के लिए, या शायद दोनों को खोने के लिए। बेसमेंट में मौत जैसा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बम के टाइमर की बीप काट रही थी। टाइमर पर समय घट रहा था, 4.5 मिनट। आर्यन का अंगूठा रिमोट के लाल बटन पर था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और सुकून दोनों थे। उसके पीछे वो कंक्रीट का पिलर था, जिसमें उसका अतीत, उसका मसीहा समीर वर्धा दफन था। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना कबीर, आर्यन की आवाज गूंजी, वरना हम सब यहीं राख हो जाएंगे। जोया ने अपनी गन आर्यन पर तानी हुई थी, लेकिन कबीर ने जोया की बैरल को नीचे कर दिया। गन नीचे करो जोया, कबीर ने आदेश दिया। लेकिन सर, वो बम। मैंने कहा नीचे करो, कबीर चिल्लाया। फिर उसने अपनी गन भी जमीन पर फेंक दी और दोनों हाथ ऊपर कर लिए। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ा। पागल हो गए हो क्या? आर्यन का हाथ कांपा। मैं उड़ा दूंगा। मैं सच में उड़ा दूंगा। मैं जानता हूं तू कर सकता है, कबीर ने बहुत ही शांत आवाज में कहा। तुझमें वही जिद है जो बचपन में थी। याद है, जब तुझे मेले में लाल गुब्बारा चाहिए था तो तूने सांस रोक ली थी। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई। बकवास बंद करो। वो आर्यन मर गया। मैं स्पाइडर हूं। 3 मिनट 15 सेकंड। नहीं, तू आर्यन है। कबीर ने अपनी पिछली जेब से अपना वॉलेट निकाला। उसने उसमें से एक बहुत पुरानी, मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली और उसे आर्यन की तरफ फेंक दिया। फोटो हवा में लहराती हुई आर्यन के पैरों के पास जा गिरी। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। वो बचपन की फोटो थी। 2 भाई, एक बड़ा एक छोटा, कबीर और आर्यन। और फोटो के पीछे कबीर की लिखावट थी, वापस आजा छोटू। 20 साल, कबीर की आवाज भर्रा गई। 20 साल से यह फोटो मेरे सीने से लगी है। मैंने हर अनाथालय, हर पुलिस स्टेशन छान मारा। मां मरते दम तक तेरा नाम पुकारती रही, आर्यन। तुझे लगता है हमने तुझे छोड़ दिया? तू हमारी जान था। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसका हाथ कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो वो अब तक रोके हुए था। झूठ, ये सब झूठ है। समीर भैया ने कहा था, तुम लोग अमीर हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। समीर को गलतफहमी थी, या शायद उसने तुझे अपने पास रखने के लिए झूठ बोला। कबीर एक कदम और आगे बढ़ा। अब वो आर्यन से सिर्फ 2 कदम दूर था। समीर ने तुझे बचाया, तुझे पाला, मैं उसका एहसानमंद हूं। लेकिन आज अगर तूने ये बटन दबाया तो तू समीर को इंसाफ नहीं देगा। तू उस आर्यन को मार देगा जिसे बचाने के लिए समीर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 2 मिनट। आर्यन का हाथ ढीला पड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है भैया। मैंने खून किए हैं। मैं कातिल हूं। मेरे लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं है। रास्ता हमेशा होता है। कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ थाम ले। जो होगा हम साथ देखेंगे। प्लीज छोटू, घर चल। छोटू शब्द ने जैसे आर्यन के अंदर का बांध तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ से रिमोट छूटकर जमीन पर गिर गया। कबीर ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। 20 साल बाद 2 भाई एक हो गए थे, लेकिन मौत अभी टली नहीं थी। सर, टाइमर, जोया चिल्लाई। रिमोट गिरने से टाइमर रुका नहीं है। कबीर ने आर्यन के सीने पर देखा। टाइमर अब भी चल रहा था। 1 मिनट 15 सेकंड। इसे कैसे रोकते हैं आर्यन? कबीर ने घबराकर पूछा। आर्यन ने आंसुओं के बीच जैकेट की तरफ देखा।
ये नहीं रुकेगा। इसमें एंटी टैम्पर मैकेनिज्म है, अगर तार काटा तो ये फट जाएगा। तो इसका कोई तो तरीका होगा। जोया पिलर के पास आ गई। सिर्फ एक तरीका है, आर्यन ने कबीर को धक्का दिया। भागो यहां से, ये 1 मिनट में फटने वाला है। इसका दायरा 50 मीटर है, तुम लोग बच सकते हो। तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कबीर ने आर्यन की जैकेट उतारने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक थी। भैया प्लीज, आर्यन चिल्लाया। मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे यहीं समीर भैया के पास रहने दो। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो, रिया भाभी के लिए जियो। कबीर ने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैंने रिया को खो दिया, तुझे नहीं खोऊंगा। हम या तो साथ जिंदा बचेंगे या साथ मरेंगे। कबीर ने आर्यन की जैकेट को गौर से देखा। तारों का एक जाल था, एक लाल, एक नीला और एक पीला। जोया, मुझे चाकू दो, कबीर चिल्लाया। जोया ने अपनी पॉकेट नाइफ कबीर की तरफ फेंकी। आर्यन, तूने इसे बनाया है, तू जानता है कौन सा तार काटना है। समीर ने तुझे जीना सिखाया था, मरना नहीं। सोच, कौन सा तार? आर्यन कांप रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा। पीला? नहीं, शायद लाल। 30 सेकंड। फोकस कर आर्यन, मेरी तरफ देख। कबीर ने आर्यन की आंखों में देखा। मेरी आंखों में देख, तू कर सकता है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी यादों पर जोर दिया। सर्किट डायग्राम उसके दिमाग में घूमने लगे। नीला, आर्यन ने धीरे से कहा। नीला तार सर्किट को ग्राउंड करता है, लेकिन अगर गलत हुआ तो? 15 सेकंड। कबीर ने चाकू नीले तार पर रखा। पसीना उनकी आंखों में जा रहा था। 10, 9, 8। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, कबीर ने कहा और तार काट दिया। खच। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर और आर्यन दोनों ने अपनी सांसें रोके रखीं। क्या धमाका होगा? टाइमर की स्क्रीन पर लाल अंक जम गए। सिर्फ 3 सेकंड। बम रुक गया था। कबीर वहीं जमीन पर बैठ गया, पसीने से लथपथ। आर्यन भी दीवार के सहारे नीचे गिर पड़ा। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, और फिर तनाव के बीच हंसी फूट पड़ी। एक पागलों वाली, राहत भरी हंसी। जोया ने भी एक गहरी सांस छोड़ी और दीवार से टिक गई। सर, अगली बार प्लीज बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार कीजिएगा। 1 महीने बाद, माइनस सेंट्रल जेल, मुंबई। मुलाकात कक्ष में कांच की दीवार के उस पार आर्यन बैठा था। उसने सफेद कैदी के कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। कबीर ने इंटरकॉम उठाया। कैसा है? ठीक हूं, आर्यन मुस्कुराया। यहां लाइब्रेरी में काम मिला है, बच्चों को पढ़ाता हूं। अजीब है ना, समीर भैया जहां थे, मैं भी वहीं हूं। राजेश मल्होत्रा और उसके साथियों को उम्र कैद हुई है, कबीर ने बताया। और समीर की अस्थियों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। उसे इंसाफ मिल गया आर्यन। आर्यन ने सिर हिलाया। और मुझे मेरी सजा? मैंने 3 जान ली हैं भैया। मैं जानता हूं मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा। वकील कह रहे हैं कि तेरे मानसिक हालात और बचपन के ट्रामा को देखते हुए सजा कम हो सकती है, कबीर ने उम्मीद जताते हुए कहा। चाहे 10 साल लगें या 20, मैं यहीं रहूंगा, इंतजार करूंगा। आर्यन ने अपना हाथ कांच पर रखा। कबीर ने भी अपना हाथ दूसरी तरफ से उस पर रखा। थैंक यू भैया, आर्यन ने धीरे से कहा। मुझे ढूंढने के लिए। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। घड़ी ठीक कर दी मैंने, अब वो 11:11 पर नहीं रुकती। अब वक्त आगे बढ़ रहा है। कबीर जेल से बाहर निकला। बाहर धूप खिली थी, आसमान साफ था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। दोपहर के 12 बज रहे थे। नया दिन, नई शुरुआत। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, उसे देखा और फिर डस्टबिन में फेंक दिया। चलो जोया, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। शहर को हमारी ज़रूरत है। स्कॉर्पियो स्टार्ट हुई और मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों में कहीं खो गई। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन कबीर का सफ़र जारी था।